आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में अतीक प्रेमी ब्रिगेड पर चर्चा होगी, संवाद होगा, क्योंकि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कई लोग इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद इनके समर्थन में नारे लगे और इन्हें शहीद बताया गया। इसलिए आज फ्लैशबैक में जाने और अतीत के पन्ने खोलने का भी दिन है ये देश है हमारा में। और यकीन मानिए, ये पन्ने खुलेंगे तो कई नेताओं की सियासत यानी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य से टांगे वाले का बेटा किसी इत्तेफाक से यूपी का माफिया नंबर 1 नहीं बना, बल्कि इसके पीछे माफियागिरी और राजनीति का जबरदस्त मिश्रण था, कॉकटेल था। और इस कॉकटेल के दम पर 44 साल तक एक माफिया नियम कानून को इसकी बदौलत रौंदता रहा। आज इसका एक एक प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि याद कीजिए, असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक कई नेताओं ने अपने फायदे के हिसाब से बयान दिए, सियासत की। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यह जुल्म की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए, किसी ने कहा अतीक और अशरफ ने तो देश की सेवा की है। कांग्रेस के एक सांसद तो कहते हैं कि इलाहाबाद में एक शख्स है जो मेरी किसी भी गड़बड़ी को ठीक कर देगा, ये कांग्रेस के सांसद कहते हैं। इन दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताते हुए पोस्टर भी लगाए गए महाराष्ट्र में। तो सवाल है कि जिस इकोसिस्टम ने अतीक जैसा माफिया को तैयार किया, क्या वही इकोसिस्टम इसके मरने के बाद भी सियासी लाभ के लिए सक्रिय है? आज देश के युवाओं के बीच, देश की जनता के बीच, आपके बीच होगी ये देश है हमारा में ये सबसे बड़ी चर्चा। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। न ये अकड़ बची, न ये ठसक बची और न ही ये हस्ती बची, सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एक सामान्य से तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे बना? 44 साल तक नियम कानून को किसकी शह पर वो रौंदता रहा? 2017 से पहले क्यों पुलिस और प्रशासन इसके आगे बौने साबित होते थे? कैसे जब अतीक का काफिला निकलता था तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि हाईवे जैम हो जाता था, गाड़ियों की संख्या गिने खत्म नहीं होती थी। तो जरा सियासत की एक कड़ियां जोड़ी और समझिए कि इस खेल के पीछे कौन सा एंगल था। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। लेकिन ये सिर्फ बीते दौर की बात नहीं। असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक सियासत का नजारा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े ये फर्जी एनकाउंटर है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ। और इसके बाद असद से अतीक तक सबने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी की। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। इनके साथ ये जुल्म हुआ है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अल्लाह, बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह, राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह, इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा।
इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक का एक दूसरे के लिए भाईचारे वाला प्रेम खूब छलका। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो सवाल कि क्या माफियागिरी और सियासत वाले कॉकटेल के पीछे का खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जा रहा है, क्या नारे लग रहे हैं, आप खुद देखिए और यकीन करिए। अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, और पटना में फ्राइडे की नमाज के बाद ये नारेबाजी हुई है। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं, क्या शहीद है अतीक अहमद? आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? एकदम नहीं, ये आतंकवादी के रूप में था, माफिया था, डॉन था, ये कभी भी सही और नहीं हो सकता। और आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होके बोलिए। अतीक अहमद को शहीद बताना आई थिंक शहीद शब्द की बेअदबी होगी। उन्होंने शहीद शब्द को बदनाम किया जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनी जय अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था, नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी आप था। क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे, उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर हैं, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आपको, आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा तो शब्द। जो क्या लगता है पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं होगा। भाजपा हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है, नहीं पहले से मौजूद है। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे? अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है?
क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम क्या अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं? ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम गलत हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम गलत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ये सच है। 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का हम उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी ये घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें, वो कह रहे शाइस्ता परवीन जो कि जिसपे इनाम घोषित है उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। माफ़ी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफ़ी मिली है। उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो से। आप भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता। देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, उसे सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। क्यों? डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू, ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई जी, 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? तो बताइए। सरकार के खिलाफ जारी होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए, आपको बीजेपी के खिलाफ आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोल पाए। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने ठोक दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए। फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई। बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को। क्या इसको मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 और शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नैरेटिव की बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते हथियार, नहीं होते। जेल के अंदर गैंगवार में एक कैदी दूसरे कैदी को मारता है, यहाँ एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, अतीक अहमद जैसा व्यक्ति
जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति बिना मजहब को देखे हुए, बिना वर्ग को देखे हुए, बिना जाति को देखे हुए वो रंगदारी करता था, वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद वो जो मारा गया, राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि, उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर? निषाद एक बात बताइए, आज ये जो शहीद कह रहे हैं, शहीद वो हुआ है क्या निषाद समाज सड़क पर आ गया? ये तो सच है, जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर शहीद हो गए थे, उनके लिए शहीद का नारा नहीं किसी ने लगाया था, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों के लिए, इन गुंडों के लिए, इन मवालियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं शहीद के। और मैं आपका रुख करता हूं अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर, मैं आपसे एक सेकंड सर, अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर आपको सचिन पायलट को ड्रॉप करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी मिला स्टार प्रचारक बनाने के लिए, इसीलिए क्योंकि अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ता था वो। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अमीश जी, आपने बोला कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े। शायद आपको जानकारी मुझसे ज्यादा ही होगी, वो तो सांसद अभी बने हैं, कांग्रेस में कितने वर्ष हुए आए हुए। और ये जो अतीक अहमद की शान में कसीदे शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़े थे, वो कब पढ़े गए थे? और दोनों अलग लोग हैं, दोनों अलग लोग हैं। शायर इमरान प्रतापगढ़ी, ना अब आप यहीं रुकते हैं ना सर, आप ही की बात, इन्होंने यही बोला ना, वो अलग थे। अब आप मुझे बताइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी दोनों अलग लोग हैं? मैं जवाब देते तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी बात कही, पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात बताइए, अलग लोग हैं दोनों? हैं बिल्कुल अलग लोग हैं, दोनों अलग लोग हैं। उस समय बिल्कुल, उसकी फोटो दिखाइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो दिखाइए, भूमिका की बात, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर दिखाइए। भूमिका की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना। उस समय वो एक शायर की भूमिका में थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का कल ही क्लैरिफिकेशन आया है कि वो मेरी जो विचारधारा उस समय जो थी, मैं एक शायर होने के नाते मैं एक पैसे लेकर के उनके पक्ष में कार्यक्रम करने गया था। अब सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन 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 पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी का नेता काम कर रहा था और आप मान रहे हैं। तालियां भैया। एक हत्यारे का गुणगान करता था, उसको लेकिन वो सांसद नहीं होंगे, लेकिन अतीक से प्रेम पुराना है भाई साहब। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में इसको एक बड़ा विषय बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद का अतीक प्रेम है, लेकिन इन्होंने बोला वो दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी थे, ये पहले वाले नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी का अतीत बता रहे हैं कि अतीत में वो अतीक के साथ थे, मैं वर्तमान दिखा रहा हूं। अरे वर्तमान दिखा रहा हूं। अब वर्तमान आपका अपना, वर्तमान में तो वो औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के बाजारों में थे। मैं वर्तमान दिखा रहा हूं, की निंदा कीजिए, वर्तमान दिखा रहा हूं। एक अनुज अत्रे आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं, आप तो कल तेज आवाज में बोल सकता हूं। अनुज अत्रे अब सुनना पड़ेगा ना, आपको लगातार मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, देख रहे दर्शक इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट को जाकर देखें। ये 16 अप्रैल 2023 का ट्वीट है, रात को 1:47 पर। कितनी पीड़ा रही होगी अतीक अहमद की हत्या के बाद। क्या लिखते हैं? ये प्रायोजित हत्या है, मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसलिए हत्यारों को मीडिया बरकर्मी बनाकर लाया गया। यानी अतीक अहमद की हत्या का दोष मीडिया पर भरने का काम किया किसने? इमरान प्रतापगढ़ी। कौन? राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के स्टार प्रचारक इनके। और ये कह रहे वो अतीत वाला था इमरान प्रतापगढ़ी। अरे ये इमरान प्रतापगढ़ी है जिसकी पीड़ा रात को 1:45 बजे छलक रही थी। को कर्नाटक में इससे वोट पड़ रहे हो। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी की, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, बोटी बोटी काटने वाला हो या माफिया के कसीदे पढ़ने वाला हो, तुष्टीकरण हो तो किसी माफिया अपराधी के चरणों में लहालोट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ओके शादाब, कांग्रेस डिफेंसिव है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का हाल ये हो चुका है कि शोले पिक्चर जैसा हाल है इनका। ये नहीं मालूम, अरे अपने सांसद के साथ खड़े रहिए, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। शोले पिक्चर जैसा हाल है, मतलब इन्हें सलमान खुर्शीद पसंद नहीं है, उसको उनका नहीं है, उनका निजी है। आप इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो फिर प्रचारक बनाकर वोट लेना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से, क्योंकि वो मुसलमानों के दरमियान में उनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनका समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई, आप गलत का तो विरोध करिए, लेकिन अगर वो गलत हैं तो उनको मत बनाइए। आप बीजेपी से सवाल करिए कि आपकी पार्टी में कुलदीप सेंगर है, आप सवाल करिए माया कोडनानी सिखा रहे हैं आप उनको क्या बोल रहे हैं। नहीं, मुद्दे के सवाल नहीं करते। अच्छा, यही शोले फिल्म, एक सेकंड, ये शोले फिल्म क्यों ले आए आप? नहीं, शोले फिल्म कैसे आ गई? एक सेकंड भाई, शोले फिल्म की एंट्री कैसे होगी, मैं जानना चाहता हूं। शोले फिल्म की एंट्री ऐसे हो गई कि कांग्रेस के पास जो है ना कितने आदमी थे,
वो किस काम के लिए? वो नैया डुबोने वाले आदमी इनके पास, इनके करीबी हो चुके हैं, इसलिए शोली फिल्म की एंट्री है। ये मुद्दों पे मतलब आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी पीछे आओ। और भाजपा को कवर फायर देते हैं ये लोग। माया कोडनानी पे नहीं पूछा, कुलदीप सेंगर पे नहीं पूछा, अपराधी विधायक है उनके उस पर नहीं पूछा, खाली इमरान को खाली समर्थन भी नहीं करना। नाराज हो गए आपसे, इमरान प्रतापगढ़ी को डिफेंड करना पड़ेगा आपको तरीके से। इनकी हालत तो वो है जो ये भारतीय जनता पार्टी की नैया उबारने में लगे हुए हैं पूरे देश में। आज वो कांग्रेस की चिंता इनके भाग गए। अरे पहले सचिन साहब इनके भागने वाले हैं, नहीं जिसका नेता आपके भाग रहे हैं डुबो में। जिसने आपको एजेंडा दिया हुआ है, कार्यक्रम दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करो। राहुल गांधी जी को किसने एजेंडा दिया? कांग्रेस की चिंता आज वर्तमान में देश में जो कई इशू है उसको लेकर के भी है। व्यूअर्स, इस इकोसिस्टम को बुरी तरह से और एक्सपोज करेंगे। एक ब्रेक के बाद जारी है ये देश है हमारा। गवर्नमेंट से ऐसे नहीं डरते हैं, आप लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, हौस देने की जरूरत नहीं है, सच बोलेंगे डंके की जरूरत के साथ। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब एक हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। डिब्रूगढ़ की जेल में सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है, जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पल प्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ की थी और कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया।
और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप NRI है और उसके पास UK की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को भी संबोधित करता हुआ नजर आया। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई के बीच बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निकालने का काम भी जारी है। भारत के करीब 3000 लोग सूडान में फंसे हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। इसके लिए सऊदी अरब की मदद भी ली जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित सूडान से कुछ भारतीय सुरक्षित सऊदी अरब पहुंच गए। हालांकि इनकी सटीक संख्या अभी भी नहीं पता चली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, UAE, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद SDM ने जाँच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे संपूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नज़र उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही उज्जैन के नौशाद और फैजान नाम के लड़कों ने पोस्ट लिखी थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस। अमृतपाल को लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंची पुलिस। आज सुबह पंजाब के मोगा में गिरफ्तार हुआ था अमृतपाल। कड़ी की गई डिब्रूगढ़ जेल की सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, भगोड़े को गिरफ्तार होना ही था। देखिए, भगोड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अतीक मर्डर केस में 3 आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। दोबारा पूछताछ के लिए SIT को लगानी होगी रिमांड एप्लीकेशन। आरोपियों के फर्जी आधार कार्ड के चित्रकूट कनेक्शन की जांच शुरू। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर बढ़ेगी इनाम की राशि। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इनाम करने का प्रस्ताव तैयार। शाइस्ता पर उमेशपाल केस में शूटर्स को फोन और पैसा मुहैया कराने का आरोप है। देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है।
जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीजफायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। डिब्रूगढ़ की जेल में सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है, जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पल प्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ की थी और कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप एनआरआई है और उसके पास यूके की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गांव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को भी संबोधित करता हुआ नजर आया। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई के बीच बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निकालने का काम भी जारी है। भारत के करीब 3000 लोग सूडान में फंसे हैं।
जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। इसके लिए सऊदी अरब की मदद भी ली जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित सूडान से कुछ भारतीय सुरक्षित सऊदी अरब पहुंच गए। हालांकि इनकी सटीक संख्या अभी भी नहीं पता चली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद शो। और आज हम अतीक अहमद और अशरफ और असद को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, सियासतदानों को एक्सपोज कर रहे हैं। एक बात बताइए, अतीक अहमद का मैंने वो पुराना वाला ऑडियो भी वीडियो भी हम लोगों ने चलाया, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए जब सपा की सरकार आती है तो सिर तान के चलते हैं मुसलमान, और तभी तो दंगे हो जाते हैं, फिर लोगों को तकलीफ होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद चोली दामन का साथ था? आप जितना मिटाने और हटाने की कोशिश करोगे वो उतना आप पे चमकता जाएगा। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा बहुत गंभीरता से, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन पहले मैं जब मैं पहले बोला था, इन दोनों ने कहा कि नहीं, उसकी उमेश पाल की हत्या पे कोई दुख व्यक्त नहीं किया था और सिपाहियों की शहादत पे, और अब रो रहे हैं। आपने फिर उसका समर्थन किया। इनका काम तो झूठ बोलने का, क्योंकि बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप तो कम से कम इनके झूठ का समर्थन मत करो। उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई थी, हत्या हुई है, हत्यारे तुरंत गिरफ्तार किए जाएं, कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था, उनके घर तक भी गए थे। और राजू पाल, जिनकी हत्या में गवाह थे, राजू पाल की पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं इस समय, हम तो उनके साथ थे हर समय। लेकिन आपने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ योगी जी पर दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सब चैनलों पे आके कहा मुझे सिर्फ भरोसा है, आप तो बड़े, मुझे सिर्फ भरोसा है योगी जी पर। ये नहीं कहा, ये क्यों नहीं बोलते? झूठ आप बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो, बोलना नहीं। ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अरे योगी जी उन्होंने कहा कि नहीं कहा? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये बताओ। अपनी बात कहूंगा मैं, क्यों बताऊं आपको? हाँ, क्यों बताऊं? उन्हें बताऊंगा मैं सच क्यों बोलूं? सवाल पूछेंगे, मैं सच क्यों बोलूं? ये कह रहे हैं मैं सच क्यों बोलूं? और अच्छा, अतीक को झूठ बोलना है। देखिए राजू पाल की पत्नी को आपने विधायक बनाया, लेकिन अतीक को भी सांसद आप ही ने बनाया था। पाल की हत्या पे आक्रोश इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा था। अतीक अहमद को 2 महीने से मीडिया रोज दिखा रहा है। अतीक अहमद को इतना बड़ा बना दिया है कि ठीक है, गुंडे बदमाश थे, सजा हो गई, क्यों गलती? मीडिया की गलती है। रोजाना अतीक, रोजाना मीडिया की गलती है। जब आप जो दिखाओगे वो दिखेगा। अतीक देखिए मीडिया ही दिखा रहा है। अतीक किसको कहता था कि किसके राज में मैं बड़ा बनाऊं? अतीक अहमद खुद कह रहा है। एक बात बताइए, सांसद किसने बनाया अतीक अहमद को? आपने खुद बताया कि 44 साल का था। 44 साल में सारी पार्टियों की सरकार रही है, 3 बार बीजेपी की भी रही है। और आज जो ये अभी बीजेपी ने उसको कन्विंस किया है। के साथ कह रहा हूं, अभी प्रयागराज में पहली बार 44 साल में प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 लोग उसके साथ व्यवसाय में शामिल हैं।
और खुद ये खबर सामने आई। लेकिन अतीक तो आपकी टेलीविजन कैमरे में अतीक तारीफ आपकी सरकार की करता है भाई। बीजेपी के मंत्री ये ने नाम 5 बताएं। करोड़ रुपए लिए थे। इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता उनके साथ व्यवसाय में शामिल हैं। वो नाम बता रहे, नंदी का नाम बता रहे, नंदी ने पैसे लिए थे, बता रहे मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे। अगर आप अपनी बात अपने दम पर कह रहे हैं, हिम्मत है तो अपने दम पर कहिए, मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे आपके ऊपर। राकेश जी, धौंस देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से ऐसे नहीं डरते हैं। आप डरने की बात नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बोलना बंद करिए। धौंस देने की जरूरत नहीं है, सच बोलेंगे डंके की शपथ के साथ। हमारे सच को कोई रोक नहीं सकता। इस धौंस से हम रोकने वाले, इसलिए नहीं, इस धमकी से चुप हो जाएंगे क्या? नहीं, आप इस धमकी से आप ये समझते चुप हो जाएंगे? आप कह रहे हैं नंदी उनके साथ व्यवसायी थे। नंदी ने 5 करोड़ रुपए उनके परिवार से लिए। और सुनिए, आपका बयान है, ये आपका बयान है, इनके सवाल का जवाब देता हूं। आपका बयान है, सुनिए, राजकुमार भाटी का बयान है क्या कि नंदी ने 5 करोड़ रुपए लिए? अगर ये आपका बयान है तो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे मानहानि का। अरे 10 मुकदमा करना यार, 10 करना। धमकाते हो क्या? नहीं, धमकाते नहीं है, अभी माफी क्या मांगेंगे। बात कर रहे हो? अभी माफी मांगेंगे इस बयान के लिए आप। वो कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है। क्योंकि फिल्म का डायलॉग है ना, पुष्पा समझा क्या? क्या है वो? मैं फायर नहीं फ्लावर, फायर नहीं फ्लावर है, फ्लावर समझा। अभी ये मानहानि के मुकदमे में माफी मांगेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये कहेंगे मैं तो दूसरे का बयान कोट कर रहा था। ये राजकुमार भाटी का खुद का बयान है क्या? उन्होंने नहीं बोला उनका खुद का बयान है, उन्होंने नहीं बोला उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये भी माफी मांग लेंगे फिर। धमकी के तेवर में बोल रहे थे, मैं इसलिए मैं भी धमकी में कहने लगा। लेकिन सुनिए, गंभीरता सुनिए, पीछे हो गया, वापस हो गया। अब प्यार से सुनिए, प्यार से जी। ईडी ने प्रयागराज के 22 व्यवसायियों को जांच के दायरे में रखा। 22 बिजनेसमैन, जिनमें बिल्डर हैं और कई व्यवसायी हैं। उनको क्या आरोप है कि अतीक के साथ इनका लेन देन था। एक बिल्डर का नाम भी आएगा। तो कार्रवाई हो रही है ना? सुनिए, उनमें से आधे से ज्यादा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो कार्रवाई हो रही है ना? रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कार्रवाई करना हो कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए, आपने बोला कि ईडी की कार्रवाई हुई, यही बोला ना आपने। कई बिजनेसमैन पे, 20-22 बिजनेसमैन पे कार्रवाई हुई। यानी कार्रवाई ना, मैं घुमा नहीं रहा, यानी कार्रवाई, मतलब सवाल तो सुनिए, कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई हुई ना? अब आप मुझे बताइए, इन 22 बिजनेसमैन पे तो कार्रवाई हुई बीजेपी के शासन के अंदर, लेकिन आपने अतीक अहमद पर अपने शासन में कौन सी कार्रवाई करी थी? एक टांगे वाला बन बैठता है सबसे बड़ा माफिया नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, और आपके वरिष्ठ नेता उनके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। और अतीक अहमद आपकी पार्टी की, आपके नेताओं की, आपके सरकार की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। और आज की डेट के अंदर भी आपके सांसद सपोर्ट कर रहे हैं अतीक अहमद। ये तो अपने अपने शौक है, कोई कुत्ते से हाथ मिलाता है, कोई कुत्ते को बिस्कुट खिलाता है, कोई मोर को दाना खिलाता है। ये तो अपने अपने शौक है, सबके फोटो आए हैं। मुलायम सिंह जी का लेकिन जो मैं बता रहा था, और सुनिए उसमें तथ्य, अतीक अहमद ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उसके सबसे पहले वकील प्रयागराज में श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। दूसरा तथ्य अभी आया कि वो सब अपना दल ने प्रदेश अध्यक्ष उसे बनाया था, उस अपना दल को गले लगा लेंगे। अच्छा, उस अपना दल का देश है, 20 साल पुराने बयान। नहीं, एक सेकंड, अपना दल का दोष है, केसरीनाथ त्रिपाठी जी का दोष है, आपके शासन का कोई दोष नहीं है। मतलब आपके शासन ने उसको बढ़ाया नहीं। राजकुमार भाटी साहब, ईमानदारी से ईमानदारी से इस देश में आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोल दीजिए। जी, दिल पे हाथ रख के और दिमाग पे हाथ रख के। जी, इस देश में बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप जिम्मेदारी से, इस देश में राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए थोड़ी बहुत मात्रा में हर पार्टी जिम्मेदार है। और अगर इससे बचना है तो सभी पार्टियों को ईमानदारी से इस पर चिंतन करना चाहिए, और कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई अपराधी राजनीति में आगे न बढ़ सके। ये एक अच्छी बात आपने बोली, ये अच्छी बात बोली है। ओके, राजकुमार भाटी जी की ये बात तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के सांसद जब ये कहते हैं कि इस पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से मारा गया है, उस पर पार्टी कोई नहीं लेगी। यहाँ पर आकर के 2 वाक्य बोल करके क्या राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो जाएगा? आईपी सिंह और शफीकुर रहमान बर्ग पे एक्शन होगा? जब आप आईपी सिंह और शफीकुर रहमान बर्ग पे एक्शन होगा? हाँ, कोई ऐसा काम किया नहीं एक्शन लायक, लेकिन जो ये काम ऐसा क्या नहीं। जब आप आतंकवाद के आरोपी, दंगों के आरोपी और बम विस्फोट के आरोपी को लोकसभा में पहुंचा देते हैं, जब आप राष्ट्रपिता के हत्यारे को माला पहना के स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, जब आप जो है जब आप अपराधियों को टिकट देते, उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। लेकिन पब्लिक का सवाल है, अब लोग सवाल पूछा जाते हैं। बोलिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल सदाब जी से है कि जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का, सॉरी, असद सर, असद का
उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे, उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था? और दोनों में मजहब कहाँ मैटर करता है? जी, अच्छा सवाल है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट पूरी बात सुन लीजिए। जी जी जी, लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम इनके सवाल का जवाब, इनका पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। हम हर प्रकार के ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ हैं जो फेक तरीके से किए जाते हैं, पैर में गोली मारना, ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ गोली मारनी चाहिए, पैर में नहीं मारनी चाहिए, कहाँ मारनी चाहिए? अपराधी गोली मारनी नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर भाग रहा, अगर पुलिस पे गोली दाने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक प्रक्रिया है, अगर पुलिस पे गोली दाने तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाकर, अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई? आपको गोली मार दे? जिसके परिवार का जाएगा, जिसके परिवार का जाएगा उसे दुख होगा। शाहजहांपुर में 18 पुलिस वालों को सजा हुई है, 18 पुलिस वालों को सजा हुई है एनकाउंटर के लिए, फर्जी एनकाउंटर के लिए। सुनिए अवस्थी साहब, परिवार तो अतीक अहमद का था, इन्होंने कहा बरी हो जाता, परिवार तो सिर्फ अतीक अहमद का था। मरवाने वालों के साथ हैं आप, तो उन आतंकियों के साथ हैं। अमीश राजू पाल को एक अशोक ये तो कह रहे हैं कि वो बरी हो जाता, इसलिए हमने गोली मरवा दी। सुन लीजिए, गोली इसलिए मरवाई कि बरी हो जाता। आपने सवाल का जवाब सुनो। एक अशोक साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने अनजाने में अतीक अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया, बाद में मालूम चला, जाकर के माफी मांगाया, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन उसको भून दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं, अजय मिश्र टेनी ने के अपराध नहीं है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मार दिया, उनको क्या? अच्छा एक बात बताइए, मैं पॉइंटेड सवाल, एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी एंड शादाब चौहान, राकेश त्रिपाठी एंड शादाब चौहान एंड व्यूअर्स, मैं आपसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में पोस्टर लगते हैं शहीद है अतीक अहमद, बिहार में नारेबाजी होती है शहीद है अतीक अहमद, क्या जायज है ये बात? एक दुर्दांत अपराधी के लिए, गुंडे के लिए, एक माफिया के लिए? शहीद है पार्लियामेंट की सांसद कहती है, एमपी कहती है, मेरठ में मंदिर बनाया जाता, क्या ये जायज है? लोगों नाजायज है, गलत है, नाजायज। हटाया गया, अतीक अहमद, चलाओ मंदिर। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अतीक अहमद को शहीद कहना नाजायज है, गलत है, एक अपराधी है वो? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, उसके साथ जो हुआ वो गलत है। ओके राकेश त्रिपाठी, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि गोडसे के मसले को लेकर के कहा जाता है, मैं कह रहा हूं गोडसे अपराधी था, हत्यारा था, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, हत्या समाज विरुद्ध अपराध है, उसके बावजूद आप उसका आसरा लेकर के इन दुर्दांत अपराधियों को महामानव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? शादाब चौहान जैसे लोगों को टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए, जो शहीद शब्द का अपमान करने का काम करें। ये शहीद शब्द का अपमान कर रहे हैं, ये उन तमाम जो सेना की जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत। यस, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। लेकिन सर मैं शादाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, क्या अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए, शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया। आप कह रहे साथ होंगे। कमाल है मतलब आप लोगों का। गोडसे का मंदिर गिरवा दीजिए प्लीज। मेरठ जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, उसकी इनको चिंता है, जिसकी ये बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वो शोले टीम का, जो शोले फिल्म का ठाकुर, जिसके बेचारे दोनों हाथ कटे हुए थे, उसको बचाने का और उसको जिताने का प्रयास करते हैं। क्या बोले? हम ना होते तो हम ना होते तो आज तक इनकी सरकार न बनती। हमारे और दलितों की वजह से सरकार बनाई, और हम भी बेकार, दलित भी बेकार। गाली देता हूं मुसलमान बन रही है हमारी वजह से, आपकी वजह से ही तो वर्तमान में सरकार है। बोलो राहुल गांधी को कहें कि हमें मुसलमानों की और दलितों की जरूरत नहीं है। जाओ चैलेंज कर रहा हूं। क्यों बोले? हिम्मत दिखाओ। क्यों बोले? हमें जरूरत है। हम तो बीजेपी हमारे इस देश का अभिन्न अंग है, हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। नहीं मान रहे आप, इमरान को नहीं माने, मुझे तो तब मानेंगे आप। सलमान खुर्शीद को नहीं मानते। ठीक है, पब्लिक के सवाल क्या है? जी आपने पूछा, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है, तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? अच्छा सवाल। ओके, सहानुभूति क्यों दिखाई जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, दुख होता है, नहीं दिखानी चाहिए। हमें दुख तब भी हुआ था जब अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ
भारतीय जनता पार्टी जाके सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। जरा इस बात पे तालियां बजाओ। वही अफजल गुरु है। बहुत बढ़िया। बीजेपी साहब ने बहुत घातक सवाल। आपको दुख हुआ था ना, आपको दुख हुआ था, अब दुख हुआ था। बिल्कुल दुख है। अब सवाल सुनिए, आपको बड़ा दुख हुआ था और आपकी दुख, आपकी वेदना को बीजेपी ने तुरंत सुन भी लिया, उनसे गठबंधन तोड़ भी दिया। 3.5 साल सरकार चलाई। अब पूरी बात सुन लो। सर एक बात बताइए, ये तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, तब आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समर्थन वापस ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अरे समर्थन 3.5 साल इनसे पूछिए ना, क्यों नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता? राहुल गांधी, अरे ठीक है, ओके, बिल्कुल गलत बोला। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे, जहां अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? देखिए, उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए। किसके साथ खड़े? छात्रों के साथ। राहुल गांधी जी तो कल भी मुखर्जी नगर दिल्ली के छात्रों के साथ जाके बैठ के आए। वो छात्रों के साथ जाते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक का छात्र था। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक का छात्र था। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन लीजिए मेरी बात जी, उस समय आपने चलाया, अतीक ने उनको भाई बोला। ऐसे ही भाई मेहुल चोकसी को भी बोला गया था, ऐसे ही भाई ललित मोदी को भी बोला गया था। उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या ये है कि ये उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर बात तो शादाब ने बोली के लिए तो बता दीजिए। अब ये तो हालत कांग्रेस की ये हो गई है कि अब शादाब चौहान भी कांग्रेस को जो है सुझाव दिया करते हैं। ये कांग्रेस की इतनी हालत खराब हो गई है कि शादाब चौहान से भी सुझाव लेना पड़ता है। तो बता दीजिए। नहीं, मेहुल भाई बोला। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई नरमी बरतने का काम नहीं करती है। सवाल पीछे जाता हूं मैं, काफी सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और न्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर, भारत लोकतंत्र की जननी है, राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? ये सवाल है सर। सवाल, क्योंकि ये एक सवाल आया है। जवाब ताली बजा रहे हैं। आपके शब्द जो अनियंत्रित हो गए। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली, इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे अशरफ किसके कार्यकाल? अशरफ आरा समाजवादी पार्टी का जीत गया, लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद आपने अशरफ जो आरोपी था उसको दोबारा टिकट दिया था। अशरफ को दोबारा टिकट दिया था आपने। उन्होंने कहा राजूपाल की हत्या करा के, उसके ऊपर बम फिकवा के, लड़कियों को उठवा के, क्या इसके लिए कोई हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल। अरे बचाना। अच्छा, जो अब अपराध हो रहे हैं वो कोई सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपका संरक्षण। देखिए, उनके ना तो हम उनके जब समर्थन में थे, ना अब समर्थन में, ना हमने किसी का समर्थन किया होगा। आपके सांसद समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, शाइस्ता परवीन का भी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। सांसद है। हाँ, दोनों लगाते हो। के साथ इनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं, क्या हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे जो आपने कहा। तो फिर अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं जो घटना कर रहा है। पर कमाल है, ये तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? अतीक के कुत्ते का भी समर्थन कर रहे हैं। अतीक अहमद कब से कह रहे हैं? अतीक उसके कुत्ते तक का समर्थन कर रहे थे आप तो। अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है? कैसा समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहाँ तो समर्थन समाजवादी पार्टी की? नहीं तो समाजवादी पार्टी से सरकारी नीति है तो। लेकिन आप फिर ना समाजवादी पार्टी उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई, उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो। उसके बाद और ये भी गलत है, ये भी गलत है। समर्थन अभी भी कर रहे हैं। आईपी सिंह के प्रवक्ता अभी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। आईपी सिंह बड़े नेता थोड़ी है। नहीं, लेकिन मना तो करें। ये राजकुमार भाटी बड़े नेता है, ये मना कर दे कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं हूं, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है। ये अधिकारी प्रवक्ता मना करें। हम हर तरह के अपराध के हर खिलाफ तरह हैं, के हर अपराधी के खिलाफ हैं। जो अपराध अपराधी के भी खिलाफ है, जो अपराध अपराधी कर रहे हैं उसके भी खिलाफ है, जो पुलिस कर रही है उसके भी खिलाफ है। यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। सवाल ये है कि आज इसकी अतीक और अरशद की हत्या हुई, वो कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती है। पुलिस की कस्टडी में 3 बदमाश आते हैं, धड़ाधड़ गोली मार के हत्या कर देते हैं। क्या इस पर हम सवाल ना उठाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अतीक और अरशद के साथ सहानुभूति है। हमारा मतलब ये है कि खुलेआम इस तरह हत्याएं हो रही हैं तो काहे की कानून व्यवस्था है? कानून को हाथ में लेना हुई थी और राजू पाल की और कृष्णानंद राय की बंद करके हत्या हुई थी।
कैसे प्रश्न करते हैं आप भाई? आप इलेक्टेड विधायकों की हत्या हुई आपके शासनकाल में, और ये दो अपराधियों की हत्या हो गई, इन अपराधियों की हत्या। उसके बाद आपने टिकट दी उसको, इनका काम उसके बाद टिकट दिया आपने उसको। झूठ बोलना। और अब ये समझने की आवश्यकता है कि अतीक अहमद को आखिर अतीक अहमद बनाता कौन है। इस सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे दशानंद होता है वैसे एक मुँह ये है। टिकट करता है तो कर जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। कि एक टांगे वाले फिरोज के बेटे का पहले बाहुबली और फिर माननीय बनने तक का सफर आम नहीं हो सकता। साल नोट करिए, ईयर नोट करिए, 1979 में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ। तभी अतीक की जिंदगी में चांद बाबा की एंट्री हुई। वो उस दौर का बाहुबली था। चांद बाबा के खिलाफ 20 साल के अतीक को सियासत और पुलिस की शह मिलने लगी। सियासी ताकत पाने की चाह में 1989 में, यानी ये साल भी नोट करिए, अतीक ने पहली बार चुनाव लड़ा और चांद बाबा को हराकर निर्दलीय विधायक बन बैठा। कुछ दिनों बाद उसने दिन दहाड़े चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। सियासी दलों के ब्लू आइड बॉय बन चुके अतीक अहमद को 1996, ईयर नोट करिए, 1996 में समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया। कहा जाता है कि अतीक अहमद को मुलायम सिंह यादव का विशेष स्नेह मिला। यह भी माना जाता है कि अतीक अहमद के आगे बढ़ने और फूलने की वजह नेताजी के विशेष स्नेही माना जाता है। उस दौर में क्या अपराधी, क्या नेता, क्या शायर, सब अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते थे बड़े बड़े। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। हालांकि 1999 में उसने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और अपना दल का दामन थाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जैसी पार्टनरशिप अतीक अहमद की थी वैसा आनंद शायद उसे कहीं और नहीं मिला। इसलिए 2003 में नेताजी के कहने पर वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ जाता है। 2004 तक 4 बार के विधायक बन चुके अतीक अहमद का इसी साल समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोकसभा में डेब्यू होता है। फूलपुर, पंडित नेहरू वाली सीट, बड़े बड़े लोगों वाली सीट, वहां से अतीक अहमद सांसद बन जाता है। इलाहाबाद की विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। उस सीट से उसने अपने ही भाई अशरफ को खड़ा कर दिया, लेकिन अशरफ को राजू पाल ने हरा दिया। अतीक गुस्से में लाल हो जाता है। अतीक अहमद का घमंड इतना बड़ा हो जाता है कि वो राजू पाल से हार को उसने अपनी बेइज्जती की तरह ले लिया और 1-2 नहीं बल्कि 25 शार्प शूटर्स भेज के राजू पाल को मरवा डाला गया। सियासी कवर फायर के चलते अतीक अहमद का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, लेकिन यह भी सच है कि राजू पाल हत्याकांड से ही बाहुबली अतीक अहमद की मिट्टी में मिलने वाली हश्र की नींव पड़ गई। इस कहानी का कंक्लूजन यानी सारांश यह है कि अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाता है डर, सियासत और प्रशासन का कॉकटेल, और योगी आदित्यनाथ ने इसी कॉकटेल के काटल को यानी सियासत और माफिया के अपवित्र गठबंधन पर बुलडोजर चलवा डाला है। कर्नाटक में चंद वोटों के लिए यह खेल भी खेला जाता है कि अतीक की जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है, जिसके वीडियो वायरल है, उसको कर्नाटक का स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। बाहरी सियासत तू जो ना कराए। नमस्कार, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।